नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम PGCIL का दूसरा मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहला मॉक पेपर आपको बहुत पसंद आया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेपर मोटर इज इन। स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग डैश में होता है। दोस्तों स्टेपर मोटर एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है और इसको स्पेशल पर्पस मोटर भी कहा जाता है। इसकी जो मूवमेंट होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट होती है और जो ये एक रोटेशन लेती है, जैसे फुल एक सर्कुलर का रोटेशन लेती है, वो स्टेप्स में लेती है। यानी कि ये कंटिन्यूअसली घूमती नहीं है, ये एक्चुअली में एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और जो जितने भी ये स्टेप लेती है उसका मूवमेंट सेम रहता है। यानी कि अगर उसने एक पहला स्टेप 30 डिग्री का लिया है तो दूसरा स्टेप भी वो 30 डिग्री का ही लेगी। तो इसके सारे स्टेप्स आपके सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम स्टेपर मोटर पड़ा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है एक बार हम ये देख लेते हैं। दोस्तों स्टेपर मोटर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो रोटर बनी होती है वो परमानेंट मैग्नेट से बनी होती है और जो स्टेपर मोटर का स्टेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है। अब इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ये बहुत प्रिसाइज मूवमेंट के लिए यूज होती है, खासकर जैसे रोबोटिक्स हो गया, MRI मशीन, डॉट मैट्रिक्स, ग्राफ प्लॉटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, फैक्स मशीन, कॉपी मशीन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दी हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फैक्स मशीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकत्व की क्या इकाई होती है। दोस्तों कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जहाँ रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है वहीं कंडक्टेंस ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी ज्यादा धारा को प्रवाहित कर सकता है। तो कंडक्टेंस होगा 1 रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है दोस्तों साइमन इसकी यूनिट होती है। और इसकी जो दूसरी यूनिट होती है दोस्तों वो मोह भी होती है। जैसे रेजिस्टेंस की होती है ओम, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है तो हम इसको मोह भी लिख देते हैं। तो साइमन और मोह इसकी 2 यूनिट होती हैं। ओम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, साइमन पर मीटर होती है कंडक्टिविटी की यूनिट, और ओम मीटर भी रेजिस्टेंस की ही यूनिट होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट विद अ डैश कैपेसिटर एंड रन विद अ डैश कैपेसिटर। 2 मूल्य वाले कैपेसिटर से चलने वाली मोटर डैश कैपेसिटर से शुरू होती है और डैश कैपेसिटर से चलती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, इसमें 2 कैपेसिटर यूज होते हैं, एक स्टार्टिंग के टाइम पे और जो दूसरा कैपेसिटर यूज हो रहा है वो रनिंग के टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे जो कैपेसिटर होगा वो हाई वैल्यू कैपेसिटर होगा और जो रनिंग के टाइम पे कैपेसिटर होगा वो लो वैल्यू कैपेसिटर हम यूज करते हैं। अब हम हाई वैल्यू कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है। देखिए दोस्तों, कोई भी सिंगल फेस मोटर हो, जैसे स्प्लिट फेस मोटर हो गई, कैपेसिटर मोटर हो गई, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो गई, रिलक्टेंस मोटर हो गई, उसमें क्या चाहिए हमें, उसमें हमें फेस डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है तभी मोटर रन कर पाती है, क्योंकि सिंगल फेस मोटर दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो हाई वैल्यू कैपेसिटेंस जब होगा तो इसमें एक बहुत अच्छा फेस डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। तो ये फेस डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम हाई वैल्यू कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। जब मोटर 70% अपनी स्पीड पे पहुंच जाती है तब स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है और मोटर केवल फिर रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फेस डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है, इसका टॉर्क भी काफी अच्छी है, उसके बाद हमें एक लो वैल्यू कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस स्पीड को मेंटेन कर सके, जिससे इसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। ऑलरेडी क्योंकि हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं इसमें, तो ऑब्वियस है इसका पावर फैक्टर आपको बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू स्प्लिट फेस मोटर, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस का रोल ज्यादा होता है। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आया है एक 2 वैल्यू कैपेसिटर का, वो क्या निकल के आया, इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी कि ये हाई स्पीड पे रन कर सकती है। इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है क्योंकि हमने इसमें ज्यादा फेस डिफरेंस क्रिएट करा है, तो इसकी एफिशिएंसी बेटर होगी एंड इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होगा। और दोस्तों कुछ कैपेसिटर मोटर 0.9 का पावर फैक्टर तक दे देती हैं। और दोस्तों इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग कैपेसिटर में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, वहीं हम रनिंग कैपेसिटर में यूज करते हैं ऑयल फील्ड कैपेसिटर। तो इसी क्वेश्चन में हमने कई सारी चीजें कवर कर ली हैं। 2 वैल्यू कैपेसिटर में दोस्तों हम हाई वैल्यू कैपेसिटर को स्टार्टिंग के साथ और रनिंग के साथ हम लो वैल्यू कैपेसिटर को यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा हाई और लो। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट डिजायरेबल फॉर लैम्प फिलामेंट। लैम्प फिलामेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण वांछनीय नहीं है। दोस्तों एक लैम्प फिलामेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहले हम उसको देख लेते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो फिलामेंट जल्दी फ्यूज हो जाएगा
और हमें इसे बार बार बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए तो ये फिलामेंट का कोई भी खिंचाव झेल सके, क्योंकि दोस्तों जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिलामेंट फिर एक्सपेंड होता है, और जब हम बल्ब को बंद करते हैं तो फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, उसको झेलने की क्षमता को ही टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर टेम्परेचर वेरी भी कर रहा है, अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव भी हो रहा है, फिर भी इसका रेजिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, इसके रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये होता है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी रेजिस्टिविटी होगी उतने ही करंट को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ए बी इसकी प्रॉपर्टी है, बी बी इसकी प्रॉपर्टी है, सी बी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन डी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो बल्ब बार बार फ्यूज हो जाएगा या जल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फॉर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेकंड इज ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग इज प्रिफर्ड ओवर डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर। हमें ये बताना है दोस्तों कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है तुल्यकालिक मोटर स्वचालित होती है, और दूसरी स्टेटमेंट है तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक कुंडली प्रारंभन की तुलना में सहायक मोटर प्रारंभन को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो पहली स्टेटमेंट है कि सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर हमें सिंक्रोनस मोटर को दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो हम उसको एडिशनल एक डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको डीसी सोर्स के थ्रू एक्साइट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर खुद से स्वचालित नहीं हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही स्टेटमेंट है। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। इसमें ये लिखा है ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग इज प्रिफर्ड ओवर डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों हम सिंक्रोनस मोटर को 4 तरीके से सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। या तो हम उसमें एक स्मॉल डीसी मशीन को लगाएं, या हम पोनी मोटर का इस्तेमाल करें, हम डैम्पर वाइंडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। पर हम डैम्पर वाइंडिंग को इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग हॉन्टिंग को बचाता है। अब हॉन्टिंग एक ऐसा फिनोमेना है दोस्तों, जब सिंक्रोनस मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होती है तो मोटर की स्पीड में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। कभी मोटर थोड़ी तेज चलती है तो कभी मोटर थोड़ी स्लो चलती है। इसे बोला जाता है ऑसिलेशन। तो उस ऑसिलेशन को कम करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑलरेडी डैम्पर वाइंडिंग एक काम क्या कर रही है, वो ऑलरेडी इसको स्टार्टिंग में मदद कर रही है। और डैम्पर वाइंडिंग कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो पहला कथन सत्य कथन है और दूसरा कथन जो है वो गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो लोड टेस्ट इज कंडक्टेड इन अ ट्रांसफॉर्मर टू फाइंड आउट। शून्य भार परीक्षण ट्रांसफॉर्मर में डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों नो लोड टेस्ट को या शून्य भार टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट भी कहा जाता है, और इसमें हम आयरन लॉस या कोर लॉस का पता लगाते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड सर्किट टेस्ट में हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन करके रखते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं, हम लो वोल्टेज साइड को दोस्तों रेटेड वोल्टेज देते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेटेड वोल्टेज क्या है? रेटेड वोल्टेज दोस्तों वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जहां तक कोई भी उपकरण सेफली काम कर सके, तो इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। क्योंकि हमने सेकेंडरी साइड को ओपन करा है या हाई वोल्टेज साइड को ओपन करा है, तो इसका मतलब हमने कोई भी लोड अप्लाई नहीं करा है। अगर हमने कोई भी लोड अप्लाई नहीं करा है तो कॉपर लॉस यहाँ पे नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ना के बराबर कॉपर लॉस ओपन सर्किट टेस्ट में होते हैं। लेकिन हमने वोल्टेज तो यहाँ पे अप्लाई करा है, इस वजह से जो आयरन कोर होगी वो तो दोस्तों मैग्नेटाइज जरूर होगी। फैराडे लॉ के अनुसार जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जरूर होता है, जिसकी मदद से दोस्तों हम आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को निकाल सकते हैं। आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस, एडी करंट लॉस ये सारे कोर लॉस में आते हैं या टोटल आयरन लॉस में आते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अ वेव एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज। एक तरंग के आरएमएस मान और तरंग के औसत मान के अनुपात को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? दोस्तों इसे परिभाषित करा जाता है फॉर्म फैक्टर से, क्योंकि फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, और जो इसका मान निकल के आता है वो आता है 1.11। एक और फैक्टर होता है दोस्तों क्रीस्ट फैक्टर, जिसे हम पीक फैक्टर भी बोलते हैं। इसके दो नाम हो सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। अगर कोई क्रीस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर पूछे तो वो होता है दोस्तों पीक वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू, इसे बोला जाता है क्रीस्ट फैक्टर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर
होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 पिन सॉकेट शुड नॉट बी यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग अनलेस द अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड इज। घरेलू वायरिंग में 2 पिन वाले सॉकेट का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जोड़े जाने वाला उपकरण, दोस्तों हमारे पास कई सारी ऐसी अप्लायंसेस होती है जिसमें हम 2 पिन सॉकेट का यूज करते हैं। आजकल आप टीवी भी देखेंगे वो भी 2 पिन सॉकेट का आता है, वैक्यूम क्लीनर भी आ रहे हैं वो भी 2 पिन सॉकेट के आ रहे हैं आपके, और जो छोटी मोटी अप्लायंसेस होती हैं वो 2 पिन सॉकेट पे आ जाती है। तो 2 पिन सॉकेट को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर 3 पिन सॉकेट होता है उसमें हम अर्थिंग दे देते हैं, तो अगर कोई भी लीकेज करंट होगा तो वो अर्थ के थ्रू आपका पास हो जाएगा और इससे एक सेफ्टी बनी रहेगी। लेकिन जब 2 पिन सॉकेट की बात आती है उसका उपयोग हम तभी करते हैं जब उसमें एक डबल इंसुलेशन हो, और डबल इंसुलेशन का दोस्तों ये होता है सिंबल, एक स्क्वायर शेप उसके अंदर एक और स्क्वायर शेप, ये होता है एक डबल इंसुलेशन का सिंबल। तो डबल इंसुलेशन का जैसे इसका नाम है, हम इसमें क्या देते हैं, वायर में एक्स्ट्रा इंसुलेशन देते हैं। अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये इंसुलेशन लाइव वायर को सुरक्षित रखता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बहुत कम रहता है। लेकिन अगर वो फॉल्ट काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का हुआ तो इंसुलेशन भी दोस्तों जल सकता है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है एम्पेयर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है? दोस्तों अगर हम करंट का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है दोस्तों सेकंड। तो एम्पेयर हो गया कूलम पर सेकंड और कूलम हो गया एम्पेयर पर सेकंड। और कूलम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है या चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है दोस्तों एम्पेयर पर सेकंड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कोरोना इज अकम्पेनिड बाय। कोरोना का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों आपको कोरोना इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बहुत कम देखने को मिलेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना इफेक्ट हाई ट्रांसमिशन लाइन में देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की बाहरी सतह पर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक बैगनी रंग की या वॉयलेट रंग की एक लाइट देखने को मिलती है। और ये लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? जो चार्ज पार्टिकल होते हैं एयर में वो आयोनाइज हो जाते हैं, क्योंकि एयर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं तो इसी वजह से हमें एक बैंगनी रंग की लाइट दिखती है, और इस लाइट में से हिसिंग साउंड आती है। हिसिंग साउंड आपने दोस्तों अगर आप ट्रांसफार्मर के पास भी खड़े होंगे, ट्रांसफार्मर में एक हमिंग साउंड आती है, कुछ इसी तरीके से इसमें भी साउंड आती है। और दोस्तों कोरोना रेडियो इंटरफेरेंस भी काफी ज्यादा करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफी ज्यादा रेडियो इंटरफेरेंस करती है। और कोरोना इफेक्ट दोस्तों वेदर पे भी डिपेंड करता है, तो जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता होगी, या जहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपको कोरोना इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी आपको गिवन ऑप्शन है वो तीनों ही ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है द डेंजर बोर्ड शुड बी एट अ हाइट ऑफ डैश मीटर फ्रॉम ग्राउंड। खतरे के बोर्ड जमीन से डैश मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए। दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग, और रूल कौन सा है, IS 2551 1982, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों खतरे के बोर्ड को जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, और ये ऐसे स्थान पर होना चाहिए दोस्तों जहां से कोई भी इसको इजिली देख सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है इन केस ऑफ आइडल करंट सोर्स दे हैव डैश। आदर्श धारा स्रोत के मामले में उनके पास डैश है। दोस्तों आइडल करंट सोर्स में इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम एक उपकरण में चाहे कितना भी वोल्टेज उसको प्रदान करें, लेकिन जो करंट का फ्लो होगा या जो करंट की वैल्यू होगी वो एक ही समान रहेगी। मान लीजिए यहाँ से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, 50 वोल्ट हमने दिया हुआ है, अब हम इसको 250 वोल्ट भी कर दें फिर भी यहाँ पे एक समान करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोस्तों एक आदर्श करंट सोर्स में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है। तो हम कितना भी कुछ कर दें, हम कितना भी वोल्टेज की वैल्यू में चेंज कर दे, इसका रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि करंट के फ्लो को वो हमेशा एक समान ही रखेगा। इसको इस तरह से समझिए कि हमारे पास एक पाइप है जिसमें एक वाल्व लगा हुआ है। हम चाहे वाल्व को ज्यादा खोले चाहे वाल्व को कम खोले, लेकिन पानी के फ्लो में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो आइडल करंट सोर्स भी कुछ इसी तरह से काम करता है। इसको अगर मैथमेटिकली समझे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल V अपॉन डेल I, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। डेल V क्या है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब मान के चलिए कि वोल्टेज तो चेंज हुआ 50 से 250 वोल्ट
करंट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस तो आपका सेम ही रहा, पहले भी एक था अभी भी एक है। तो रेजिस्टेंस जब समान है, तो अगर रेजिस्टेंस समान है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन जीरो, क्योंकि अगर ये 1 है तो पहले भी 1 था तो अभी भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों अगर हम 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो आता है इन्फिनिटी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर 3 फेज वायर सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 3 फेज 4 तार सेवा के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों हम ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादातर डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दोस्तों हम स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन में दोस्तों हमें एडिशनल एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। तो सबसे इकोनॉमिकल कनेक्शन कौन सा होता है, वो होता है हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन। और डेल्टा स्टार कनेक्शन ज्यादातर कहाँ यूज होता है, लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो घरों में सप्लाई जाती है दोस्तों, उसमें हम डेल्टा स्टार कनेक्शन का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। हम प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.5 किलोवाट आवर। निम्नलिखित में से कौन सा 0.5 किलोवाट आवर के बराबर है। दोस्तों पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई वॉट, और हम पावर को दोस्तों V इंटू आई जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जूल पर सेकंड ही वॉट होता है, क्योंकि पावर को वर्क अपॉन टाइम भी लिखा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो 1 वॉट होता है दोस्तों 1 जूल पर सेकंड के बराबर। हमसे पूछा गया है 0.5 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट दोस्तों 1000 वॉट के बराबर होता है। और यहाँ पे आर है यानी कि घंटा है, घंटे को हमें सेकंड में बदलना है। तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब 0.5 से मल्टीप्लाई करना है 1000 का और 60 इंटू 60 का। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो दोस्तों आएगा आंसर 18 लाख जूल। ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा बताने में समय लगा है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, CFL आर रिप्लेसिंग इंफ्रारेड लैम्प बिकॉज ऑफ। CFL डैश के कारण ताप दीपित दीप की जगह ले रहे हैं। दोस्तों CFL लैम्प के 2 मुख्य एडवांटेज हैं। पहला तो CFL लैम्प हम एनर्जी सेविंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम सेम अमाउंट ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यानी कि अगर 100 वाट का इंफ्रारेड बल्ब जो रोशनी फेंक रहा है, वही रोशनी हमें 22 वाट के CFL बल्ब से मिल सकती है। और CFL बल्ब की जो लाइफ होती है वो इंफ्रारेड लैम्प से काफी ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों CFL की लाइफ 8000 से 10000 घंटे तक की होती है, वही इंफ्रारेड लैम्प की लाइफ 1000 से लेके 2000 घंटे तक की होती है। तो ये भी काफी बड़ा डिफरेंस है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर 3 लेयर ऑफ ACSR कंडक्टर नंबर स्ट्रैंड विल बी। ACSR चालक की 3 परतों के लिए स्ट्रैंड की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें किसी चालक में स्ट्रैंड की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें इस सूत्र को याद रखना है, n इक्वल्स टू 3x² माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ लेयर, यहाँ परतों की कुल संख्या ये दर्शाती है x। तो परतों की संख्या कितनी है, 3 है यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 प्लस 1। तो ये आ जाएगा निकल के दोस्तों 19। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क एफिशिएंटली एज अ वॉट मीटर बोथ इन AC एंड DC। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण AC और DC दोनों में एक वॉट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक संचालित होता है। दोस्तों उस उपकरण का नाम है डायनमोमीटर, जिसे हम इलेक्ट्रो डायनमोमीटर भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों 2 कॉइल होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉइल जो स्थिर रहती है और दूसरी होती है मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को दोस्तों करंट कॉइल भी बोला जाता है और ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। मूविंग कॉइल दोस्तों लोड के साथ पैरेलल कनेक्ट रहती है और मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रो डायनमोमीटर से हम AC और DC दोनों को मेजर कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी यूज्ड टू स्टार्ट अ 3 फेज केज टाइप इंडक्शन मोटर। दोस्तों हमें ये बताना है कि 3 फेज प्रेरण मोटर को कैसे स्टार्ट करा जा सकता है या कौन सी विधि से स्टार्ट करा जाता है। इसमें 2 विधि दी है, एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग और दूसरी है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। दोस्तों हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 विधि से स्टार्ट कर सकते हैं। पहली है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, जिसे डोल स्टार्टिंग भी बोलते हैं। सेकंड स्टार डेल्टा स्टार्टिंग एंड थर्ड वन इज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। डोल स्टार्टिंग में दोस्तों हम मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में फुल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हाई स्टार्टिंग करंट जनरेट होता है। और दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मोटर की वाइंडिंग पे काफी ज्यादा तनाव लेके आ सकता है, क्योंकि इससे मोटर की वाइंडिंग को जलने का भी खतरा बना रहता है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। इसी डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हम यूज करते
करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले हम मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टार कनेक्शन में, हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं। और कुछ समय बाद जब मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है तब हम देते हैं उसको फुल लोड वोल्टेज, ताकि मोटर स्मूथली रन कर सके। तो हमने यहाँ पे इनिशियली क्या करा, स्टार कनेक्शन में हमने वोल्टेज कम करा, और वोल्टेज कम हुआ तो स्टार्टिंग करंट भी कम हुआ, जिससे कि मोटर की वाइंडिंग जलने से बच जाती है। हम डोल स्टार्टिंग का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं 5 HP मोटर तक में, वही हम स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का इस्तेमाल 5 HP से ज्यादा की मोटर में करते हैं, क्योंकि जब हम फुल लोड वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। इससे ज्यादा पावर की मोटर हुई तो वोल्टेज के लेवल पे भी काफी ज्यादा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। सो 5 HP से ज्यादा की मोटर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम दोनों तरह के मेथड को 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द रेटिंग ऑफ मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर आर इन। मोटर और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग डैश है। दोस्तों मोटर की रेटिंग होती है एक्टिव पावर में, और एक्टिव पावर होती है दोस्तों किलोवाट, तो मोटर की रेटिंग होती है किलोवाट में। सिंपल है। अब दोस्तों अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है केवीए में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में 2 तरह के लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस एंड दूसरा होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस डिपेंड करते हैं दोस्तों करंट पे, और आयरन लॉस डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे, क्योंकि कॉपर लॉस को I2R लॉस भी कहा जाता है। तो टोटल लॉस क्या होगा, वो होगा कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। इसका मतलब कॉपर यानी कि करंट और आयरन मतलब वोल्टेज, तो टोटल लॉस डिपेंड करते हैं वोल्ट एम्पेयर पे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि टोटल लॉस इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इस पे पावर फैक्टर का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ये टोटली वोल्टेज और करंट की रेटिंग पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है द ट्रिकल चार्जिंग ऑफ द बैटरी इज चार्ज बाय। बैटरी का ट्रिकल चार्ज डैश द्वारा चार्ज किया जाता है। देखो दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग एक स्लो चार्जिंग मेथड होता है, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देते हैं। ये मेथड वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमने कई सारी बैटरी को स्टोर करा होता है, और हम उस बैटरी को किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज करने वाले होते हैं। मान लीजिए 5 दिन इमरजेंसी कंडीशन नहीं आई और उसके बाद कभी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो उस केस में क्या होगा, जो स्टोर बैटरी है क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी। तो उसी एनर्जी को बचाने के लिए, या इसको ये कह सकते हैं कि हम बैटरी को फुल्ली चार्ज रखने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा सा करंट कंटिन्यूअसली बैटरी को देते रहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है अ ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन। एक ट्रांसफॉर्मर डैश पर कार्य करता है। एक ट्रांसफॉर्मर दोस्तों केवल एसी पर काम करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक EMF इंड्यूस नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा, जब हमें वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मिलेगी, अल्टरनेट सप्लाई वोल्टेज मिलेगी। अगर हमें कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज मिलेगी तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और EMF प्रॉपर्ली जनरेट नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है ERG इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। अर्ग माप की एक इकाई है। दोस्तों ERG यूनिट होती है एनर्जी और वर्क की, और ये दोस्तों CGS यूनिट होती है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसे हम CGS यूनिट बोलते हैं, और एक अर्ग में दोस्तों 10⁻⁷ जूल होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है बिलो इज द सिंबल फॉर। नीचे दिया गया सिंबल किसको दर्शा रहा है। दोस्तों ये वाला सिंबल PNP ट्रांजिस्टर को दर्शा रहा है। 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर होता है, एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। पहले हम PNP की बात कर लेते हैं। दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर में जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो दोस्तों जो होल होते हैं वो एमीटर से बेस की तरफ जाते हैं, जैसे कि इस दृश्य में आपको दर्शाया गया है। वहीं बात करें हम NPN ट्रांजिस्टर की, NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब एमीटर बेस जंक्शन NPN में फॉरवर्ड बाइस होता है तो दोस्तों जो होल होते हैं वो बेस से एमीटर की तरफ जाते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन या इसकी एरो ऊपर की तरफ होती है नीचे की जगह तो ये बन जाता हमारा NPN ट्रांजिस्टर। यही एक मेन डिफरेंस है दोनों में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है अ चौक हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एक चौक में डैश की विशेषता होती है। दोस्तों चौक का मेन काम क्या होता है, करंट को लिमिट करके रखना और इनिशियल स्टेज में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना। ये चौक के 2 काम होते हैं, और चौक के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है हाई इंडक्टेंस की, क्योंकि जितना ज्यादा हाई इंडक्टेंस होगा उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उतना ही ज्यादा करंट लिमिट में रहेगा। और इसमें लो रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस भी बढ़ जाएंगे। तो हमें इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि उसका जो रेजिस्टेंस हो चौक का वो हम कम से कम कर सकें। सो ये इसकी 2 विशेषताएं होती है
और ये करंट लिमिट करना और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना, ये इसके दो काम होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन सम पार्टिकल टाइप ऑफ इंसुलेशन इज यूज्ड, व्हाट इज द नेम गिवन टू इट। 132 kV संचरण लाइन पर अवरोधक के कुछ कण प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि हम हाई ट्रांसमिशन लाइन में किस टाइप के इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम हाई ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सस्पेंशन टाइप आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सस्पेंशन टाइप बने किससे होते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोक्लेन डिस्क के बने होते हैं। उसमें कई प्रोक्लेन डिस्क होती हैं एक साथ लगी हुई, जिससे एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बाकी जितने इंसुलेटर है दोस्तों, पिन टाइप, साइकिल टाइप, पिन एंड साइकिल टाइप, वो लेस देन 33 kV लाइन तक के लिए यूज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ कार्बन कंपोजिट रजिस्टर हैविंग कलर कोडिंग ऑफ ब्राउन ब्लैक। बुरा काला रंग कोडिंग वाले कार्बन संरक्षण प्रतिरोधी के प्रतिरोध का मूल्य ओम में क्या होगा। अगर आपने कलर कोडिंग याद नहीं करी है तो दोस्तों एक जो हम अपने स्कूल के टाइम में यूज करते थे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटिश हैज वेरी गुड वाइफ। जितने भी हमारे कैपिटल लेटर में शब्द है, हमें केवल उन्हीं को लेना है। बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट एंड G फॉर ग्रे। कुछ इस तरीके से हम याद करते थे। फिलहाल इसमें कलर कोडिंग पूछी गई है किसकी, ब्राउन ब्लैक की। तो दोस्तों जो फर्स्ट कलर होता है वो होती है एक डिजिट, सेकंड कलर भी एक डिजिट ही होती है, थर्ड कलर होती है दोस्तों पावर ऑफ 10 एंड फोर्थ कलर होता है दोस्तों इसका टॉलरेंस लेवल। इसमें फर्स्ट कलर क्या है, ब्राउन, और ब्राउन की डिजिट होती है दोस्तों 1। सेकंड कलर क्या है, ब्लैक, और ब्लैक की डिजिट होती है दोस्तों 0। थर्ड कलर क्या है, ब्राउन, और इसको हमें दर्शाना है पावर ऑफ 10 में, तो 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 1। एंड देन फोर्थ कलर होता है टॉलरेंस, तो फोर्थ कलर क्या है, ब्लैक, और ब्लैक का टॉलरेंस होता है दोस्तों कुछ भी नहीं, यानी कि ब्लैक में कोई टॉलरेंस नहीं होता। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 0, 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 की पावर होती है दोस्तों 10, तो जो जाएगा 10 × 10 विच इज 100 ohms। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसके लिए हमें टेबल को थोड़ा याद करना पड़ेगा, उसको हम एक स्पेशल वीडियो जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपेसिटर। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, एक सिरामिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फिल्म हो गया, पेपर कैपेसिटर हो गया, ऑयल कैपेसिटर हो गया। तो ये कई तरह के कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वायर बाउंड एक तरीके का रजिस्टर है, ना कि ये कैपेसिटर है। हम वायर बाउंड रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक नॉन कंडक्टिव रॉड होती है जिसके ऊपर हम एक तार को लपेट देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा वायर बाउंड रजिस्टर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग मेथड सेव एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकन विधि ऊर्जा बचाती है। देखिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ब्रेकिंग का वो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आप नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, रीजनरेट कर रहा है एनर्जी को। ये क्या करता है, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है काइनेटिक ऊर्जा में, और उसको फिर बाद में हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी पावर सोर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बैटरी में इसको दे सकते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रिकल ग्रिड में भी दे सकते हैं। तो इसके ये एडवांटेज होते हैं, और ये सबसे ज्यादा हाईली एफिशिएंट मेथड होता है ब्रेकिंग का, क्योंकि इसमें हम एनर्जी भी बचा रहे हैं और इसमें एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है। प्लगिंग भी एक ब्रेकिंग का मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोटर के कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। हम मोटर के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मोटर उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी, जिससे स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये भी एनर्जी को हीट के रूप में डेसिपेट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एनर्जी लॉस होते हैं। डायनामिक ब्रेकिंग में भी दोस्तों मोटर जनरेटर की तरह वर्क करता है, और ये भी एक तरीके की रेजिस्टेंस ब्रेकिंग है। इसमें भी एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। और रजिस्टर ब्रेकिंग में दोस्तों हम एक्सटर्नल रजिस्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो उसमें भी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है हीट एनर्जी में। केवल रीजनरेटिव एनर्जी में हम एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट इज कन्वेंशनली टेकन एज। किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के विद्युतीय विभव को पारंपरिक रूप से कितना लिया जाता है। दोस्तों अगर हम किसी भी एक समुद्र से पानी की एक बाल्टी निकाल ले, समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ में दो तरह के पोटेंशियल पाए जाते हैं। जो इनर सरफेस होता है उसमें नेगेटिव पोटेंशियल पाया जाता है, और आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल पाया जाता है। तो इसमें ऐसे कह सकते हैं, इसमें असीमित चार्ज होता है। तो इस चार्ज को हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह मान सकते हैं। दोस्तों इसको एक और चीज से समझते हैं। आपने हर एक स्टेशन पे देखा होगा, जहाँ पे भी स्टेशन का नाम लिखा होता है उसमें एक रेफरेंस लेवल होता है अबव सी लेवल। सी लेवल से जो उसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे सी लेवल क्या है,
ये एल्टीट्यूड है, तो सी लेवल को एक तरीके का रेफरेंस माना गया है। इसीलिए दोस्तों हम अर्थ का पोटेंशियल 0 लेके चलते हैं, क्योंकि अर्थ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और उसमें अगर हम एक छोटा चार्ज ले भी ले या छोटा चार्ज दे भी दे तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बॉडी का जो पोटेंशियल है दोस्तों वो अर्थ के पोटेंशियल से ज्यादा है तो उसे पॉजिटिव पोटेंशियल कहा जाता है। अगर बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से कम है तो उसे हम नेगेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं। बस हमने एक रेफरेंस पॉइंट के लिए अर्थ के पोटेंशियल को 0 माना हुआ है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट विद इंडक्टेंस 250 मिली हेनरी इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम 20 ओम प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में 240 मिली हेनरी प्रेरकत्व के साथ परिपथ का समय स्थिरांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, सीरीज आरएल सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है, समय स्थिरांक होता है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है टाउ इक्वल्स टू एल अपॉन आर। यहाँ पे इंडक्टेंस कितना दिया गया है 240 मिली हेनरी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेनरी में तो हो जाएगा 10 की पावर -3 और रेजिस्टेंस हमें ओम्स में ही दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मिली सेकेंड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।